हमने हमेशा ही ये सुना है कि बुरा करने वालों के साथ बुरा होता है, पर इस इंसिडेंट में आप जानेंगे कि एक नेकी करने वाले बंदे के साथ कुछ इतना बुरा हुआ कि आप भी नेकी करने से पहले दिल के बाद दिमाग का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं मानवी आप सभी का स्वागत करती हूँ पैरानॉर्मल पिरामिड में। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। जिस तरीके का प्यार आप चैनल को दे रहे हैं, आप मेरी स्टोरीज़ को दे रहे हैं, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। आप जब कमेंट्स करते हैं, स्टोरी को लाइक करते हैं या अपना फीडबैक देते हैं, और बस इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिएगा। आज का जो इंसिडेंट है वो पुणे का है, 80s की बात है, और ये मेरे एक रिलेटिव के फ्रेंड के साथ घटित हुई रियल घटना है। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अमन की स्टोरी। बाहर बहुत तेज़ आंधी चल रही है, हो सकता है कि आपको आवाज़ आ रही हो, तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। अमन एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, बहुत ही डैशिंग और हैंडसम बंदा है और बहुत ही काइंड हार्टेड इंसान है। उसको कहीं भी कोई भी नीडी इंसान मिलता था, वो कभी भी उसकी हेल्प करने से पीछे नहीं हटता था। जहाँ पर भी उसकी हेल्प की ज़रूरत होती थी, इनफैक्ट अगर कोई जानवर भी एक्सीडेंट की चपेट में आ गया या कुछ भी किसी के भी साथ गलत हो रहा है, वो हमेशा आगे से आगे आके अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देता था। और उसकी यही आदत शायद उसके लिए बहुत हार्मफुल हो गई। एक रात अमन एक पार्टी अटेंड करके क्लब से वापस लौट रहा था। अभी वो क्लब से निकला ही था कि 5 मिनट के डिस्टेंस पे उसे एक लड़की खड़ी हुई दिखाई दी जो कि लिफ्ट मांग रही थी। अमन अपनी बाइक पर था, उसने देखा कि दूर दूर तक कोई नहीं है, इतनी रात में ये लड़की यहाँ खड़ी हुई है, डेफिनेटली उसे कोई कन्वेंस नहीं मिल रहा होगा, इसीलिए वो यहाँ पर लिफ्ट मांग रही है। तो उसको हेल्प करने के इरादे से अमन ने अपनी बाइक रोकी। लड़की ने कपड़े भी ऐसे ही पहने हुए थे जो क्लब गोइंग कपड़े होते हैं, तो उसको यही लगा कि शायद क्लब से निकली है। बाइक रोक के अमन ने उससे पूछा कि मैडम आपको क्या किसी हेल्प की ज़रूरत है? लड़की ने उससे कहा जी हाँ, मैं बहुत देर से घर जाने के लिए कन्वेंस ढूंढ रही हूँ, पर यहाँ पर कोई ऑटो कोई टैक्सी नहीं मिल रही है और इतना टाइम हो गया, यहाँ पर कोई और है भी नहीं, मुझे म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन की सोसाइटी तक जाना है, क्या आप प्लीज़ मुझे वहाँ छोड़ देंगे? अमन ने उससे बोला मेरे घर का रूट तो पहले ही डाइवर्ट हो जाता है, लेकिन जैसा मैं देख रहा हूँ यहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं है और मुझे नहीं लगता कि आपको इस वक्त कोई कन्वेंस मिलेगा। वो टाइम ओला उबर का ज़माना नहीं था, तो इतना ईजी नहीं था कि आप किसी को भी कॉल करके बुला लें, टैक्सी या ऑटो वाले को। अमन ने उसको बोला कोई बात नहीं, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। वो लड़की अमन के पीछे बाइक पे बैठ गई और दोनों उसकी घर की तरफ चल दिए। रास्ते में दोनों अच्छी खासी बातें करते हुए जा रहे थे। अमन ने उसको पूछा कि आप इतनी रात को यहाँ पर कैसे? तो लड़की ने बताया कि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ क्लब में आई थी, मुझे लगा कि मुझे कोई कन्वेंस मिल जाएगा, तो मैंने उन लोगों को जाने के लिए बोल दिया, पर क्लब के बाहर भी मुझे कोई कन्वेंस नहीं मिला। मैं चलते चलते यहाँ तक आ गई और अभी भी मुझे खड़े हुए करीब आधा घंटा हो गया, कोई कन्वेंस मिल ही नहीं रहा है। थैंकफुली आप मिल गए तो मैं घर जा पा रही हूँ, वरना पता नहीं मुझे और कितनी देर तक यहाँ पे खड़े रहना पड़ता। रात थी, रोड सुनसान थी, तो अमन बाइक भी स्पीड पे चला रहा था। दोनों आपस में थोड़ी बहुत बातें करते हुए फाइनली उसकी सोसाइटी तक पहुँचते हैं। अमन वहाँ पे एंट्री करता है और अंदर जाके अपनी बाइक पार्क करता है। लड़की बाइक से उतरती है और अमन को बहुत थैंक्स बोलती है। तो अमन उससे पूछता है मैंने आपसे नाम तो आपका पूछा ही नहीं। तो उसने कहा मेरा नाम जैस्मीन है। अमन अपना इंट्रोडक्शन देता है। तो जैस्मीन उसको बोलती है कि आप प्लीज़ माइंड मत कीजिए, आप मेरी एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए। अमन बोलता है क्या? तो वो बोलती है कि मैं फ्लैट नंबर 703 में रहती हूँ, आप प्लीज़ वहाँ से मेरे फादर को नीचे बुला दीजिए। अमन को बड़ा स्ट्रेंज फील होता है कि ये लड़की अपने घर क्यों नहीं जा रही है, मुझे क्यों बोल रही है कि मेरे फादर को नीचे बुला दीजिए। वो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करता है। वो उसको बोलता है क्यों, आप ऊपर क्यों नहीं जा रही? तो वो अमन को ऐसी रिबटल्स देने लगती है कि नहीं, मैं बिना बताए क्लब गई थी, और मतलब इधर उधर की कहानियाँ सुना रही है, जिससे अमन कन्वेंस तो नहीं होता, फिर भी उसे घर जाने के लिए देर हो रही होती है और वो उसको बहुत रिक्वेस्ट कर रही होती है। तो अमन कहता है ठीक है, आप यहीं पर रुको, मैं आपके फादर को बुला के लाता हूँ। और वो अपनी बाइक की चाबी जो होती है वो बाइक में ही लगी छोड़ जाता है, लिफ्ट लेता है, 703 फ्लैट में जाता है, बेल बजाता है। थोड़ी देर में वहाँ से एक अंकल निकल के आते हैं। वो अंकल बड़ी स्ट्रेंज आइज से अमन को देख रहे होते हैं कि कौन है ये, इतनी रात में क्यों आया है यहाँ पे। तो अमन अंकल को बोलता है अंकल आपकी बेटी है जैस्मीन। जैसे अंकल को ये अमन बोलता है, अंकल उसे बहुत ही स्ट्रेंज आइज से देखते हैं कि क्या बोल रहा है, क्यों मेरी बेटी के बारे में बात कर रहा है। तो अंकल अमन को बोलते हैं हाँ। तो अमन बोलता है कि अंकल जैस्मीन आपका नीचे वेट कर रही है, वो आपको
आपको बुला रही है। अंकल अमन को 2 सेकंड तक देखते हैं और उसको बोलते हैं अंदर आओ। अमन को अब फिर और स्ट्रेंज फील होता है कि यार ये क्या है, ये क्या चक्कर लगा रखा है इन दोनों ने। वो बोलती है कि मेरे पापा को बुला लाओ, ये बोल रहे हैं अंदर आओ। तो अमन उनको बोलता है अंकल मुझे बहुत लेट हो रहा है, मुझे घर जाना है, आप प्लीज नीचे आ जाइए, आपकी बेटी आपका वेट कर रही है। अंकल फिर से उसको बोलते हैं 2 मिनट अंदर आओ बेटा। अब अमन थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है, वो बोलता है अंकल यार वो बोल रही है कि पापा को नीचे बुलाओ, एक तो वैसे ही मैं क्लब से इतना लेट हो गया हूँ, मेरे घर पे वेट कर रहे हैं सारे लोग और आप बोल रहे हैं कि अंदर आओ। लेकिन वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकता था, एक लेट 50s में इंसान है, आप उसको क्या बोलोगे। अंकल फिर उसको बहुत धैर्य के साथ बोलते हैं बेटा 2 मिनट अंदर आओ, बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे जैस्मीन के बारे में। अब अमन बड़ा स्ट्रेंज फील करते हुए अंदर जाता है। अंदर जाता है तो देखता है कि पूरा घर मतलब ठीक ठाक तरीके से है। वहाँ पे एक फ़ोटो लगा हुआ है जैस्मीन का बहुत बड़ा। अंकल उसको बोलते हैं इसी की बात कर रहे हो तुम। अमन बोलता है जी अंकल आपकी बेटी है, इसी की बात कर रहा हूँ मैं। अंकल उसको बोलते हैं बेटा मेरी बेटी की 2 साल पहले कार एक्सीडेंट में MG रोड पर डेथ हो चुकी है, वो कैसे तुम्हारे साथ आ सकती है। जैसे ही अमन ये सुनता है अमन के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अमन अंकल को बोलता है अंकल ये कोई मजाक करने का टाइम नहीं है, आप देखिए रात के 1:30 बज रहे हैं, मुझे अपने घर जाना है, आपकी बेटी मेरे साथ आई है, आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपको नीचे आना है तो आइए मैं जा रहा हूँ। अंकल उसको बोलते तुम्हें यकीन नहीं हो रहा, कैसे लेकर आए हो तुम मेरी बेटी को। तो उसने बोला मैं बाइक पे लेकर आया हूँ। कहते बाइक कहाँ खड़ी है। कहते पार्किंग में नीचे ही खड़ी की है मैंने। कहते खिड़की से देखो तुम्हें अपनी बाइक नजर आ रही है। अमन खिड़की से झांकता है, उसे उसकी बाइक साफ नजर आ रही होती है पर बाइक के पास और कोई नहीं होता। देख के अमन बहुत बुरी तरह डर जाता है और लिटरली डर के मारे अमन कांपना शुरू कर देता है। अंकल उससे बोलते हैं बेटा घबराओ मत, बैठो। उतनी ही देर में उनकी वाइफ आती हैं, अमन के लिए पानी लेकर आती हैं। अंकल उसके सामने ही सारी बात बताते हैं। ये सुन के अंकल की वाइफ के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं कि बेटा 2 साल पहले जैस्मीन की कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी थी, पता नहीं क्यों वो तुम्हारे साथ यहाँ तक आई है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब अमन बहुत डरा हुआ है। तो अंकल उसको बोलते हैं बेटा तुम एक काम करो, आज रात तुम यहीं पे ठहर जाओ, कल सुबह तुम अपने घर चले जाना, इस समय तुम्हारा घर जाना सेफ नहीं रहेगा। अमन इतना डरा हुआ होता है कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, पर उसको पता है कि घर वाले भी वेट कर रहे होंगे, वो भी परेशान हो जाएंगे। तो अंकल उसको बोलते हैं कि बेटा तुम्हारे घर पे फ़ोन है। अमन कहता है हाँ जी मेरे घर पे फ़ोन है। तो अंकल बोलते हैं तुम एक काम करो, तुम अपने घर पे फ़ोन करके इन्फॉर्म कर दो और तुम रात में यहीं पर सो जाओ। अमन अपने घर पे फ़ोन करता है, अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देता है कि मैं ऐसे ऐसे अपने किसी फ्रेंड के यहाँ रुक गया हूँ। वो ये सारा इंसिडेंट ही बताता है कि वो परेशान हो जाएंगे इसलिए, और रात में उन अंकल के घर पे ही रुक जाता है। रात में उसको बड़ी मुश्किल से नींद आती है, बहुत डरा हुआ है, करवटें बदलता रहता है, फिर भी उसे नींद आ जाती है। सुबह करीब 10 बजे के आसपास अमन की आंख खुलती है और जैसे ही अमन बेड से उठता है वो देखता है कि पूरा कमरा धूल मिट्टी से सना हुआ है, जाले लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मतलब यहाँ पर जैसे कोई रहता ना हो। वो रात में आया था, घर प्रॉपरली एक अच्छी कंडीशन में था, जैसे घर ऑर्गेनाइज्ड होता है वैसे ही ऑर्गेनाइज्ड था। लेकिन सुबह वो देखता है सारी तरफ धूल मिट्टी जाले। वो एक रूम से दूसरे रूम में जाता है, आवाज़ लगाता है अंकल आंटी, कोई भी नहीं है। पूरा वो घर देख लेता है और उस घर में हर रूम का यही हाल होता है। अब अमन बहुत बुरी तरीके से घबरा जाता है। वो दरवाजे के पास जाता है, दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, दरवाज़ा नहीं खुल रहा होता। अमन अंदर से नॉक करना शुरू करता है, ठक 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 चिल्लाता है कोई है प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो, प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कोई नहीं आता। अमन जाता है फ़ोन की तरफ, फ़ोन उठाता है, देखता है उसमें डायल टोन नहीं है, फ़ोन का तो कनेक्शन ही नहीं है, उस घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अमन बहुत बुरी तरीके से घबरा जाता है। अमन नॉक किए जा रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है। थोड़ी देर बाद उसे बाहर आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो कोई उससे पूछता है कि कौन है अंदर, कौन है। तो अमन बोलता है कि मेरा नाम अमन है, प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो, प्लीज़ मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, मुझे बाहर निकालो। अब उसे और लोगों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, जैसे कि वहाँ पर 8-10 लोग हों और वो बाहर से उससे पूछ रहे हैं कि तुम अंदर कैसे आए। कहते पता नहीं, यहाँ पर एक लड़की ने मुझसे लिफ्ट ली थी, आप प्लीज़ मुझे बाहर निकालिए। तो उस टाइम लोग उसको ना बाहर से सांत्वना दे रहे होते हैं, अच्छा तुम फिक्र मत करो, हम निकालते हैं, हम कुछ करते हैं। और फिर वहाँ पे किसी को बुलाया जाता है। अमन को आवाज़ें आती हैं ठक 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 कुछ करने की। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुलता है और बाहर करीब 10 से 15 लोग खड़े हुए होते हैं। अमन की हालत इतनी ख़राब होती है, अमन पूरा पसीने पसीने है, रो रहा है और बड़े अचंभे भरी आंखों से लोगों को देख रहा है कि ये क्या है। लोग भी उसको वैसे ही देख रहे हैं। लोग उससे पूछे तुम अंदर कैसे आए, यहाँ तुम आए कैसे। तो अमन जिस तरीके की हालत में है, तो सामने एक आंटी होती है, वो उसे अपने घर पे लेके जाती हैं कि चलो अंदर चलो, बैठो बैठो। तो लोग भी अंदर आ जाते हैं सारे, उसको पानी वानी पिलाया जाता है, थोड़ा सा नॉर्मल किया जाता है और उसके बाद वो लोग अमन से पूछते हैं क्या हुआ बेटा,
तुम इस फ्लैट में कैसे आए? तब अमन रात में घटी हुई सारी घटना बताता है कि किस तरीके से उससे एक लड़की ने लिफ्ट ली, कैसे वो यहाँ तक पहुँचा और कैसे उसको रात में हेल्प ऑफर की गई और कैसे वो वहाँ सोया। अमन की बात सुन के सारे लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो अमन को बहुत हैरत भरी नज़रों से देख रहे होते हैं और ऐसी कोई बात ही नहीं होती उनके सामने जिसे झुटलाया जा सके, क्योंकि अमन उसका साक्षात सबूत है जो फ्लैट के अंदर से निकला है। तो कैसी लग रही है आपको स्टोरी? अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ अपने फीडबैक देना कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ना भूलें। आपके एक छोटे से एफर्ट से बहुत मोटिवेशन मिलती है। मैं इसी तरीके की स्टोरीज़ आपके लिए लाती रहूँगी अगर आप मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहेंगे तो चलते हैं अब स्टोरी में आगे। अब अमन थोड़ा सा स्टेबल होता है, मतलब अभी भी घबराया हुआ है, डरा हुआ है, पर थोड़ा स्टेबल होता है। फिर वो आंटी जो उसे अपने घर में लेकर गई थी बताती हैं उसको, बेटा देखो तुम घबराना नहीं, यहाँ से घर जाने से पहले तुम मंदिर ज़रूर जाना। इस घर में एक फैमिली रहा करती थी और आज से ठीक 2 साल पहले उनका एक्सीडेंट हो गया था जिसमें बेटी, माता, पिता तीनों की मृत्यु हो गई थी। अब ये तुम्हारे साथ इंसिडेंट कैसे हुआ ये तो कोई भी नहीं बता सकता। हमने आज से पहले कभी भी इस तरीके की कोई चीज़ ना यहाँ देखी है ना सुनी है। ये फ्लैट पिछले 2 सालों से बंद पड़ा हुआ है। हाँ, कई बार इसमें अंदर से आवाज़ें आती हैं, पर जैसे कि तुमने देखा ही है कि यहाँ ताला तोड़ा गया है, बाहर से ये फ्लैट लॉक्ड है और जिसके पास भी इसकी कस्टडी है चाबी उन्हीं के पास है, तो अंदर कोई हो ही नहीं सकता। पर हमने कई बार यहाँ पे बहुत आवाज़ें सुनी हैं, पर हम सब लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। अब अमन ये बात सुन के इतना ज़्यादा डर जाता है, इतना ज़्यादा घबरा जाता है, उसे समझ ही नहीं आता कि जो उसके साथ हुआ था वो सच था, ये हो रहा है ये सच है, क्या ये लोग इंसान हैं या ये लोग भी कुछ ऐसा ही है कि रात में जो हुआ था। वो इतना घबरा जाता है, बोलता है मुझे बस घर जाना है, मुझे बस घर जाना है। लोग उसको बोलते भी हैं कि तुम रुक जाओ, हम तुम्हें छोड़ आते हैं। वो सबको मना करके, डिनाई करके वहाँ से सीधे नीचे भागता है। वो लिफ्ट भी नहीं लेता, स्टेयरकेस से नीचे उतरता है, अपनी बाइक को देखता है, बाइक पे वैसे ही चाबी लगी हुई होती है। वो बाइक उठाता है और सीधे अपने घर के लिए निकलता है। अमन इतनी एंग्जाइटी में बाइक राइड कर रहा है, वो इतना ज़्यादा डरा हुआ है कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। रास्ते में लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अमन को होश आता है, वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता है, अमन के घर पे इन्फॉर्म किया जाता है। उसके घर वाले जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अमन को कोई मेजर चोट नहीं आई थी, एक हेयरलाइन फ्रैक्चर था और छोटी मोटी खरोंचें थी। उसके घर वाले जब उसके पास पहुंचते हैं तो वो बिल्कुल शॉक्ड स्टेट में उन्हें देखता रहता है। वो बिल्कुल किसी से एक शब्द भी बात नहीं करता, बहुत घबराया है, डरा है। लेकिन डॉक्टर्स बोलते हैं कि नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप इसको डिस्चार्ज करा के शाम तक ले जा सकते हैं। शाम तक हम इसको मॉनिटर करते हैं और बाकी हमने सारे टेस्ट कर लिए हैं, कोई प्रॉब्लम वाली ऐसी बात है नहीं। कई बार एक्सीडेंट के दौरान इंसान शॉक में आ जाता है, तो हो सकता है कि अमन को शॉक लगा हो, इसलिए वो अभी बात नहीं कर रहा ज़्यादा। आप इसे घर ले जाइए, हो जाएगा ये 2-3 दिन में ठीक। शाम को अमन के पेरेंट्स उसे डिस्चार्ज करवा के घर ले जाते हैं। अब घर पे सब उसके रिलेटिव्स, नेबर्स, उसके फ्रेंड्स, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, उसका सर्किल बहुत बड़ा है, अच्छा सर्किल है, तो सब लोग मिलने आते जाते रहते हैं। पर अमन किसी से भी कोई बात नहीं करता है। तो थोड़ी देर लोग बैठ के और फिर चले जाते हैं। वही बातें होती हैं कि यार क्या हो गया इसको, ये इतना मतलब ब्रेव बंदा था, इतने से एक्सीडेंट से तो नहीं डर सकता, लेकिन फिर भी अब किसी की मानसिक स्थिति के बारे में कोई क्या ही कह सकता है। अमन अभी प्रॉपर मेडिकेशन पे था, तो लोगों को ये भी लग रहा था कि शायद मेडिकेशन पे इसलिए ऐसे बिहेव कर रहा है, ऐसे रिएक्ट कर रहा है। अमन की मम्मी उसके साथ ही सोने लगी थी क्योंकि रात में भी उसको मेडिसिन वगैरह देनी रहती थी। तो ऐसे ही चल रहा था, 2-3 दिन गुजर जाते हैं और उसके पेरेंट्स बहुत जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं, बट अभी अमन कुछ भी किसी से बात नहीं करता है। अब 2-3 दिन गुजर जाते हैं तो अमन के पेरेंट्स को टेंशन होती है कि क्या हो गया। वो फिर से डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। डॉक्टर कहता है कि आप 2-3 दिन और वेट करो, अगर फिर भी अमन रिएक्ट नहीं करता तो फिर इसका साइकेट्रिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा, हम किसी साइकेट्रिस्ट से बात करेंगे। 2 दिन और बीत जाते हैं। अमन की मम्मी उसके साथ ही सो रही होती है। आधी रात को उनकी आंख खुलती है और अमन जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, तुम सब लोग चले जाओ यहाँ से, छोड़ दो मुझे अकेला छोड़ दो, यहाँ से चले जाओ। तो अमन की मम्मी उसको बोलती है, बेटा क्या हुआ अमन, क्या हुआ। अब एक तरफ उन्हें ये भी लग रहा है कि अमन ने बात करनी शुरू की, पर दूसरी तरफ वो जिस तरीके की बात कर रहा है
तो उन्हें लग रहा है कि क्या हो गया मेरे बच्चे के साथ। वो उसे थोड़ा सा नॉर्मल करने की कोशिश करती हैं। उसके फादर भी आ जाते हैं, अमन का भाई भी आता है, पर कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अमन को क्या हुआ। वो बस चिल्लाए जा रहा है, मम्मी इनको भगाओ यहाँ से, इनको भगाओ यहाँ से, ये मुझे ले जाएंगे, ये मुझे मार डालेंगे, इनको भगाओ यहाँ से। तो सबको लग रहा है कि पता नहीं इसको बच्चे को शायद ज़्यादा ही शौक लग गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है इसके साथ। ये सारा एपिसोड करीब 1-1.5 घंटे तक चलता रहता है। अमन वैसे ही चीखता चिल्लाता रहता है। वो लोग सोचते हैं कि चलो इसको अभी हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। फिर अमन के पेरेंट्स सोचते हैं कि नहीं सुबह लेकर जाएंगे, इसको थोड़ा सा स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। एंड फाइनली 1-1.5 घंटे बाद अमन थोड़ा सा स्टेबल होता है और फिर सो जाता है। अमन के पेरेंट्स उसके भाई को, उसका भाई भी वहाँ होता है छोटा, तो उसको फोर्सफुली उसके रूम में भेजते हैं कि जाके सो जाओ, और पूरी रात उसके सराहने बैठे रहते हैं। सुबह अमन की आंख खुलती है, मम्मी पापा उसके साथ ही बैठे हुए हैं। वो बहुत बुरी तरीके से उन्हें देख के रोना शुरू कर देता है। मम्मी बोलती है, बेटा क्या हुआ, क्या दिक्कत है, तू हमें बता, तो बात तो कर। और इतने दिनों बाद अमन पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ता है और उनसे बात करता है, और वो उनसे बोलता है, मम्मी मुझे बचा लो, वो लोग मुझे ले जाएंगे, मम्मी मुझे बचा लो। उनको समझ नहीं आता ये क्या बोल रहा है, क्या हुआ है उसके साथ। फिर अमन अपने पेरेंट्स के साथ वो सारा इंसिडेंट शेयर करता है जो उसके साथ घटित हुआ था। अमन की जो फैमिली है वो भूत प्रेतों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करती। उन्हें लगता है कि शायद एक्सीडेंट की वजह से अमन के साथ कोई मेंटल इश्यूज हो गए हैं और इस वजह से अमन इस तरह रिएक्ट कर रहा है। इनफैक्ट इस इंसिडेंट से पहले अमन भी इन सारी चीज़ों पे बिलीव नहीं करता था, पर उसकी ऐसी हालत देख के उसके पेरेंट्स को लगता है कि पता नहीं अब बच्चा कैसे ठीक होगा। इतनी छोटी सी इसकी एज है, और अगर इसको कोई मेंटल इश्यूज हो गए तो इसको रिकवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, काफ़ी टाइम लगेगा इसको नॉर्मल होने में। अब अमन का साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। साइकेट्रिस्ट के साथ उसकी काफ़ी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, और अमन की बातें सुन के साइकेट्रिस्ट को लगता है कि अमन को शायद स्किज़ोफ्रेनिया है। स्किज़ोफ्रेनिया एक इस तरीके का मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें लोग बहुत सारी चीज़ें इमेजिन करने लगते हैं, उनको लगता है कि वो सच में हो रही हैं। अमन की फैमिली को भी यही लगता है कि अमन के साथ स्किज़ोफ्रेनिया का इशू है। अब अमन का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, वो मेडिकेशन पे होता है, और उसकी मानसिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जाती है। वो बहुत बार कहता है कि मुझे वो लोग दिखाई दे रहे हैं, मुझे वो लोग ले जाएंगे, वो हंस रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं, वो लड़की है, पर कोई उसकी बात पे भरोसा नहीं करता। जब अमन की स्थिति और ज़्यादा खराब होती चली जा रही होती है तो उसको ट्रंकुलाइजर्स दिए जाते हैं, और अमन ज़्यादातर टाइम अब सोता रहता है। पहले तो उसको रात में ही ये लोग दिखाई दे रहे थे, अब दिन में भी उसको ये लोग दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। कभी वो लड़की उसको आवाज़ दे के बुला रही है, कभी उसकी मदर हंस के उसको बुला रही हैं, कभी जो वो अंकल मिले थे वो उसको हंस के बुला रहे हैं। मतलब ये सारी चीज़ें उसके साथ रेगुलर घट रही थी। वो बता भी रहा था पर कोई यकीन करने को तैयार ही नहीं था। इस बात को करीब 2-3 महीने हो गए थे। 2-3 महीने अमन ने इसी पेन में गुजारे। उसके बाद अमन ने सबसे बात करनी ही बंद कर दी, क्योंकि कोई भी उसकी बात का भरोसा नहीं कर रहा था। तो अमन को लगा कि शायद अब किसी से भी बात करना फिजूल है, ये लोग मेरी बात पे भरोसा कभी नहीं करेंगे। अमन के घर पे एक बिंदु नाम की मेड आया करती थी। वो मेड झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह करती थी, और उसके यहाँ परमानेंट लगी हुई थी, जैसे सुबह से लेकर शाम तक वो मेड वहीं रहती थी। पिछले 2-3 महीने से बिंदु भी अमन की ये हालत देख रही थी, और एक बार उसने हिम्मत करके अमन की मम्मी से बोला कि मैडम आपसे एक बात कहूँ, वैसे तो छोटा मुंह बड़ी बात होगी, पर बाबा की ऐसी हालत देख के मुझसे रहा नहीं जा रहा, आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए। बेटे की ऐसी हालत देख के माँ के हर वक्त आंसू भरे रहते थे, वो भी हर वक्त बहुत परेशान डाउन रहती थी। बिंदु की बात सुन के उन्होंने उससे पूछा कि हाँ बता क्या बात है बिंदु। बिंदु अमन की माँ से बोली कि आप लोगों ने बाबा का अच्छे से अच्छे अस्पताल में इलाज करा लिया, पर उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा है, आप एक बार बाबा की बात पे भरोसा तो करके देख लो। बिंदु क्योंकि पिछले 2-3 महीने से अमन को वैसे चीखते चिल्लाते हुए देख रही थी, तो उसको अच्छे से समझ आ गया था कि ये कोई ऊपरी चक्कर है, लेकिन ये लोग अमन की बात पे भरोसा नहीं कर रहे। उसके बाद बिंदु बोली कि आप लोगों को अगर किसी भी तरीके की मदद की ज़रूरत है तो मेरे पास एक तांत्रिक बाबा का नंबर है, वो बहुत अच्छे बाबा हैं, आप एक बार उनसे बात करके देख लो। अमन की मम्मी थोड़ी देर तक चुप रहती हैं, करीब 2-3 सेकंड तक, फिर बोलती हैं कि हाँ चल मैं देखती हूँ, अब तू काम करने जा। अब अमन की मम्मी बहुत परेशान है, बहुत सोचती हैं और बिंदु की बात पे गौर भी करती हैं कि इतने महीने हो गए हम बच्चे को अच्छे से अच्छे अस्पताल में दिखा रहे हैं, और ये बताता भी जा रहा था पर वो यकीन नहीं कर रहे थे। तो अमन की जो मदर होती हैं वो अपने हस्बैंड को इन्फॉर्म किए बिना अपने छोटे बेटे रघु को उस बिल्डिंग में भेजती हैं। वो उसको बोलती हैं कि तुम जाओ बेटा, पता करके आओ कि भाई के साथ सच में ऐसा कुछ हुआ है, तुम उस बिल्डिंग पे सच पता करके आओ कि हुआ क्या है। रघु उस बिल्डिंग में जाता है, लोगों से मिलता है, और वो इंसिडेंट
इतना ज्यादा शॉकिंग था कि बिल्डिंग के हर इंसान को पता था कि वहां पर उस रात क्या हुआ। रघु जब बताता है कि वो अमन का भाई है, वो गार्ड से कंफर्म करता है, लोगों से कंफर्म करता है, सारे लोग उसको यही बोलते हैं कि हाँ यहाँ पर उस बच्चे के साथ ऐसा ऐसा हुआ था। अमन फाइनली वो 703 फ्लैट में जाता है, वहां पर देखता है ताला लगा हुआ है। उन्होंने जिनके पास भी उसकी कस्टडी होगी दोबारा लाके डोर वो ठीक करवा के ताला लगवा दिया था। सामने वाली आंटी के पास जाता है, वो भी उसको बताती है कि हाँ वो बच्चा मेरे घर पे ही आके बैठा था और ऐसा ऐसा हुआ था। तो उसको प्रॉपरली कंफर्म हो जाता है कि हाँ मेरे भाई के साथ ये सच में घटित हुआ था। अब रघु घर वापस आता है, तब तक उसके फादर भी आ गए होते हैं। वो सारी इंफॉर्मेशन उनको देता है, जैसे वो लोगों से मिला था सारे लोगों ने कंफर्म किया। तो मम्मी को तो पूरी तरीके से यकीन हो जाता है कि बच्चे पे कोई ऊपरी साया है, लेकिन उसके फादर अभी भी डाउटफुल होते हैं, वो अभी भी यकीन करने को तैयार नहीं। इस फैमिली के साथ ये ऐसा फर्स्ट इंसिडेंट था, उनको इस चीज पे पहली बात तो भरोसा ही नहीं था, कभी उन्होंने दूर पार तक ऐसी कोई चीज देखी नहीं थी। तो उनके पास किसी भी तांत्रिक, बाबा, मौलवी, किसी का भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, किसी का भी नंबर नहीं था, वो किसी को भी नहीं जानते थे सिवाय बिंदु के। और बिंदु ने भी किसी का नंबर देने की बात की थी। रात में अमन की मदर रघु के साथ ये सारा डिस्कशन कर रही होती हैं। बोलती हैं कल सुबह बिंदु आएगी तो मैं उससे बात करूंगी, वो कह रही थी किसी तांत्रिक बाबा के बारे में, मैं इस तरीके से अपने बच्चे को खो नहीं सकती, और यही सब बातें कर रही थी। अमन के फादर ने इन सारे डिस्कशन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया, वो अपना जाके सो गए। उस दिन ना अमन की मदर से खाना खाया गया, ना ही रघु से खाना खाया गया। बस एक फादर ही थे जो इन लोगों को भी यही बोल रहे थे कि यार तुम लोग समझ नहीं रहे हो, इसको मेंटल डिसऑर्डर हुआ है, इसको मेंटल प्रॉब्लम हुई है, इस चीज पे यकीन करो रादर देन तुम ये भूत प्रेतों के बारे में बात कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। पर अब अमन की मदर और रघु बिल्कुल भी तैयार नहीं थे उसकी फादर की बात सुनने के लिए, और वो बस यही वेट कर रहे थे कि सुबह बिंदु आएगी तो वो उसके साथ उन तांत्रिक बाबा के पास जाएंगे। रात को 3 बजे के आसपास अमन फिर चिल्ला के उठता है, फिर वही बोलता है कि मम्मा मुझे बचा लो, मम्मा मुझे लेने आ गए, मम्मा मुझे बचा लो, छोड़ दो मुझे छोड़ दो। अमन के फादर भी उसकी आवाज सुन के भागे भागे उसके रूम में आते हैं। मदर और भाई तो उसके साथ थे ही रात में। अब अमन बेड से उठता है, वो चिल्लाता हुआ इधर उधर भाग रहा है, मुझे बचा लो, मुझे छोड़ दो, मुझे बचा लो, मुझे छोड़ दो। उसके फादर, उसके भाई उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, पर अमन में इतना फोर्स होता है कि वो किसी के रोके नहीं रुक रहा है, बस वो चिल्लाए जा रहा है, भाग रहा है, रो रहा है, लेकिन कोई उसे रोक नहीं पा रहा। और उसके बाद अचानक भागते भागते अमर फर्श पे गिरता है और बेहोश हो जाता है। उसी वक्त उसके फादर और भाई उसको कार में बिठा के हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, उसकी मदर भी साथ में होती हैं। जैसे ही उसे हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, डॉक्टर उसे ऑन अराइवल डेड डिक्लेयर कर देता है। पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ हार्ट फेलियर निकलता है। अमन की पूरी फैमिली रोती बिलखती रह जाती है और अपने आप को कोसती रहती है कि काश उन्होंने अमन की बात का भरोसा कर लिया होता, काश उन्होंने एक बार उस चीज़ पर यकीन किया होता जो अमन कह रहा है, काश ये सब कुछ उन्होंने पहले किया होता, पहले रघु को भेजा होता, तो शायद आज अमन उनके बीच में होता। जिस घर में अमन को वो लड़की लेकर गई थी, उस घर में उससे पहले ऐसा कोई इंसिडेंट कभी नहीं हुआ था। पता नहीं क्यों अमन उस इंसिडेंट की चपेट में आया, पता नहीं उसके कौन से कर्मास थे जो उसको वहां तक ले गए और वो उसकी मौत का कारण बने। अमन की डेथ के बाद अमन की मदर ने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। फादर भी बहुत रिजर्व रहने लगे थे और उन लोगों को लगता था कि अमन की डेथ के लिए शायद वही लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। 6-8 महीने तक अमन के कुछ कॉलेज मेट्स उसके घर पे आया जाया करते थे, पर फिर धीरे धीरे कॉलेज भी खत्म हो गया और उसके बाद लोगों का आना जाना भी उसके घर पे बंद हो गया। उसके बाद क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता, कोई टच में ही नहीं रहा। सारे लोग अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो गए, कोई जॉब पे चला गया, कोई फर्दर स्टडीज के लिए चला गया। तो ये था एक डरावने से ज्यादा एक बहुत ही सैड इंसिडेंट जो उस फैमिली ने फेस किया। हो सकता था कि अमन का बचाव हो जाता अगर टाइमली वो उसकी बात सुन लेते, उसकी बात मान लेते या उस पर भरोसा कर लेते। आई होप आपको ये इंसिडेंट सुन के अच्छा लगा होगा। अच्छा तो खैर क्या ही लगा होगा, बट ये एक हॉरर के साथ बहुत ही सैड इंसिडेंट है। कुछ लोगों के कॉमेंट्स आए हैं मेरे पास कि आप स्टोरी थोड़ी लंबी सुनाया कीजिए, करीब 50 मिनट या 1 घंटे की स्टोरी सुनाइए। मैं स्टोरी में ना कोई मसाला नहीं डालना चाहती और मैं ये भी नहीं चाहती कि मैं आपके पास कोई भी एवं से स्टोरी उठा के ले आऊं। आई रियली वांट कि स्टोरी में दम हो, जान हो, फिर चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, मतलब उसमें जान होनी चाहिए, उसमें ऐसा कुछ होना चाहिए कि इंटरेस्टिंग हो, सुनने वाले को भी मजा आए और सुनाने वाले को भी अच्छा लगे। तो फिर भी आप अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियो शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत
भूलिए। आप अपने भी रियल लाइफ इंसिडेंट मेरे साथ शेयर कर सकते हैं अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा पैरानॉर्मल घटित हुआ है। मैं ईमेल आईडी आपके साथ यहाँ भी शेयर कर रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है। तो कोई भी इंसिडेंट आपके साथ हुआ है और आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से नैरेट करूँ तो प्लीज जरूर शेयर कीजिए उसे मेरे साथ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। नमस्कार।